मिस्टर गिल, तुमने गिल फैमिली का बैंक कार्ड फेंकने की हिम्मत भी कैसे की? गिल फैमिली तुम्हें आइडेंटिटी दे रही है और तुम्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इसे अप्रिशिएट कैसे करना है। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर लगता है कि तुम अपने फादर से भी ज्यादा सफर करोगे। बटलर ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। ध्रुव उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। हो सकता है कि ऐसा ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली की मदद के बिना तुम कठौता में अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो? तुम्हारी इस हरकत ने फॉरेन बैंक्स को नाराज कर दिया है। उन्होंने तुमसे निपटने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। हो सकता है कि फॉरेन बैंक्स ने लोग भेजे हों, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो लोग मेरे पीछे पड़ने वाले हैं? अगर वो लोग तुम्हारे लिए नहीं आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? मजाक तुम अच्छा कर लेते हो। बटलर हंसा और फिर बिना कुछ कहे वार्ड से बाहर चला गया। गिल परिवार के पास कठौता में बहुत पावर और इन्फ्लुएंस था, इसमें कोई डाउट की बात थी ही नहीं। गिल फैमिली कठौता की सबसे सीक्रेटिव और हिडन फैमिलीज में से एक थी, लेकिन फिर भी कई हिडन फैमिलीज से ये फैमिली थोड़ी सी अलग थी। गिल फैमिली ने न केवल कठौता में बल्कि आसपास के कई शहरों में भी इन्फ्लुएंस बना रखा था। बटलर अस्पताल से सीधा एकांश के विला में पहुंचा। विला में एकांश के बिस्तर पर कई महिलाएं अलग अलग पोजीशंस में लेटी हुई थी। बटलर को अंदर आता देखकर भी एकांश को किसी भी तरह की एम्बैरेसमेंट महसूस नहीं हुई। वो महिलाओं के साथ जिस तरह से लेटा हुआ था वैसे ही लेटा रहा। तो कैसी रही तुम्हारी गिल फैमिली के साहबजादे से मुलाकात? सर, उसका रिएक्शन हमारी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग निकला। बटलर एकांश को ये बताते हुए शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब क्योंकि एकांश पहले से ही बटलर का रिएक्शन जानता था, उसे किसी भी तरह की हैरानी नहीं हुई। ध्रुव तो काफी इंटरेस्टिंग है यार। वो तो बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी भी है। मजा आएगा उसे खत्म करने में। एकांश की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। जब ध्रुव के फादर को गिल फैमिली से निकाला गया था, तब उन्होंने फैमिली के बाहर के लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं किया था। वो जल्द से जल्द गिल फैमिली में वापस जाना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास खुद के इतने रिसोर्सेज थे कि उन्हें वापस जाने की जरूरत नहीं थी। उनके अरबों डॉलर्स के रेवेन्यू वाले बिजनेसेस भी चल रहे थे। हालांकि गिल फैमिली के रिसोर्सेज के सामने ये कुछ भी नहीं थे। एकांश इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे ध्रुव से या उसके फादर से किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं होता था। कहीं तुम गिल फैमिली की पार्टी का पर्पस तो नहीं भूल गए हो? बाहर से देखने में ये भले ही दादी की बर्थडे पार्टी लगे, लेकिन इसमें जो इवेंट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बटलर को एकांश की बात समझ आ गई थी। ध्रुव की दादी की बर्थडे पार्टी में कठौता के सब इम्पोर्टेंट लोग आने वाले थे, लेकिन पार्टी केवल इसी एक रीजन की वजह से खास नहीं थी। कुछ और भी था जो पार्टी को खास बनाने वाला था। बात यह थी कि दादी ध्रुव के फादर से बहुत प्यार करती थी। जब उसके फादर को गिल फैमिली से निकाला जा रहा था, तब वो बीमार पड़ी हुई थी। अगर वो बिस्तर पर नहीं पड़ी होती तो ध्रुव के फादर को घर छोड़कर जाने नहीं देती। इस बात को लेकर वो खुद को आज तक गिल्टी महसूस करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक दिन अपने पोते को जरूर दोबारा देखेंगी। और इस बार एक और इम्पोर्टेंट काम जो दादी करने वाली थी वो थी अपनी विल बनाना। गिल फैमिली की विल में केवल पैसे का ही मेंशन नहीं होने वाला था, विल में फैमिली के सोशल कॉन्टैक्ट्स का भी जिक्र होने वाला था। ये विल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी कि दिल्ली की सारी मेजर फैमिली सांस रोक के विल के बाहर आने का वेट कर रही थी। बटलर जानता था कि एकांश उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने एकांश को अश्योर करते हुए कहा, सर, मुझे अच्छे से ये बात पता है कि हम ध्रुव को बर्थडे पार्टी में आने नहीं दे सकते। एक तरीका है जिससे ध्रुव को पार्टी में आने से रोका जा सकता है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को दोबारा से कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए तो वो पार्टी में आने की भी नहीं सोचेगा। और हमारे पास डॉक्टर साहब तो हैं ही। एकांश ने कमरे के कोने पर काले कपड़े पहनकर बैठे हुए एक इंसान की ओर इशारा किया। उसने हाथ में एक चाय का कप पकड़ा हुआ था। वो डॉक्टर मिन्हास था, डॉक्टर सचान का वही स्टूडेंट जो कि फ्रांस से आया हुआ था। उसके ट्रीटमेंट मेथड्स वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों से अलग हुआ करते थे। डॉक्टर मिन्हास ने चाय का कप हवा में ऊपर उठा के एकांश से कहा, मिस्टर गिल, आप चिंता मत करिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते रहिए। ध्रुव को बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकांश मिन्हास की बात सुन के मुस्कुरा दिया। ठीक है। एकांश ने अपने बगल में लेटी हुई महिला की पीठ पर थपकी दी और उसे मिन्हास की तरफ जाने का इशारा किया। महिला वाइन का ग्लास हाथ में लेकर मिन्हास की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में महिला मिन्हास के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन मिन्हास के हाव भाव में किसी तरह का चेंज नहीं आया। एकांश ये देख के जोर से हंसने लगा। आपको मान गए डॉक्टर साहब। आप लेडीज और अल्कोहल से खुद को कैसे दूर रख लेते हैं? आपको तो टोस्ट भी चाय से करना पड़ेगा। एकांश की बात सुन के मिन्हास भी मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर बटलर के चले जाने के बाद ध्रुव तृप्ति के साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ था। थोड़ी देर में उसे उसके फादर का फोन आया। बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को होश आ गया? हाँ पापा, होश तो आ गया है, लेकिन फिलहाल वो सो रही है। 10 दिन बाद तुम्हारी दादी का बर्थडे है। हम अपने घर वापस चलेंगे, तृप्ति को भी अपने साथ ले चलेंगे। भले ही ध्रुव के फादर फॉरेन में अपने बिजनेस में बिजी थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माँ का बर्थडे याद था।
इस साल फाइनली उनके अंदर घर वापस आने की करेज आ गई थी। गिल फैमिली ध्रुव और उसके फादर के लिए एक अजीब सी जगह बन चुकी थी। अपने फादर की आवाज सुन के ध्रुव को लग रहा था कि उनके वापस जाने से गिल फैमिली में बहुत केओस मचने वाला था। ध्रुव ने थोड़ी देर तक फादर से फोन पर बात की। फोन रखने के बाद उसने जसविंदर से पूछा, गिल फैमिली के पास आखिर कितना पैसा है? जसविंदर ने ध्रुव की बात सुन के एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हजारों करोड़ से तो ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक हिडन फैमिली है इसीलिए हम सही से पता नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मानी जाए तो इन्होंने फॉरेन बैंक से सांठगांठ कर रखी है और इनकी नेटवर्थ अरबों रुपए की है। अपनी संपत्ति को सीक्रेट रखने के लिए गिल फैमिली फोर्ब्स मैगजीन को भी बहुत सारा पैसा दिया करती थी। अगर फोर्ब्स मैगजीन अपनी रिच लिस्ट में गिल फैमिली को शामिल करती तो हर बार टॉप पोजीशन गिल फैमिली को ही मिलती। ये दुनिया में इकलौता ऐसा केस था जिसमें कोई फैमिली खुद को रिच लिस्ट से बाहर रखने के लिए फोर्ब्स मैगजीन को पैसे दिया करती थी। ध्रुव को धीरे धीरे करके ये सारी बातें पता चल गई थी। उसको सोच में डूबा हुआ देखकर आभा उसके पास आई। क्या हुआ ध्रुव, बहुत देर से गुमसुम बैठे हो? आभा की बात सुनकर ध्रुव मानो सपने से बाहर आ गया। उसने मुस्कुराकर आभा से कहा, कुछ भी तो नहीं। यार तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें सिर दर्द हो रहा है क्या? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं। आभा ये कह के ध्रुव के नजदीक आके खड़ी हो गई। ध्रुव आभा के शरीर की गंध को भी महसूस कर सकता था। आभा ध्रुव के सिर की मालिश करने में बिजी थी और ध्रुव का ध्यान बार बार उसकी चेस्ट पर जा रहा था। ध्रुव ने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आभा से बात करनी शुरू कर दी। आजकल तुम बहुत कड़ी मेहनत कर रही हो। हाँ तो मुझे मेहनत करनी भी चाहिए। वैसे मैं मेहनत अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। आभा ने हंसते हुए ध्रुव के सिर पर प्यार से थपकी दी। ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने देखा कि आभा अचानक से सीरियस हो गई थी। यार मैं बार बार उस डॉक्टर के बारे में सोच रही हूँ जो डॉक्टर सचान के साथ आया था। तुम किसी से उसके बारे में पता कराओ ना, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। वो हमेशा काले कपड़े क्यों पहने रहता है? ध्रुव ने आभा से वादा किया कि वो डॉक्टर के बारे में जल्द ही इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। तृप्ति के मदर फादर को हॉस्पिटल में रहते रहते काफी वक्त हो गया था। ध्रुव ने उनसे घर जाके रेस्ट करने के लिए कहा। ध्रुव खुद भी काफी थक चुका था। तृप्ति के मदर फादर के जाने के बाद वो भी हॉस्पिटल के एक बेंच पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि आभा अभी भी उसके बगल में लेटी हुई थी। आभा ने सोते हुए अनजाने में ध्रुव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ध्रुव को शुरुआत में तो काफी अजीब लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो उठ के बैठने की कोशिश करेगा तो आभा जग जाएगी, इसलिए वो चुपचाप आभा के बगल में लेटा रहा। थोड़ी देर बाद जब आभा उठी तो ध्रुव को अपने बगल में देखकर चौंक गई, लेकिन उसने भी खुद को ध्रुव से अलग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब तक ध्रुव ने उसकी बाहों में बाहें डाल ली थी। वो दोबारा से सो चुका था। सो के उठने के बाद ध्रुव अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव चाहता था कि जब भी वो गिल फैमिली में वापस जाए तब उसके साथ उसकी माँ भी हो। उसकी माँ ने उसको पढ़ाने के लिए जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की वजह से ही वो इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई थी। ध्रुव जब अपनी माँ के पास पहुंचा तब वो कपड़े धो रही थी। वो कुछ दिनों तक ध्रुव के बुक किए हुए होटल में रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने पुराने घर के पास ही एक कमरा रेंट पर ले लिया था, क्योंकि उन्हें होटल रूम में रहने की आदत नहीं थी। ध्रुव की माँ उससे थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ध्रुव कई दिनों बाद उनसे मिलने आया था। तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझसे आके मिलने का। ध्रुव ने पास आके अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ ने उसे धक्का देकर खुद से अलग करने की कोशिश की। ध्रुव को पता था कि उसकी माँ झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहता है मुझे? माँ के मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगे थे। कहीं ध्रुव के पापा ने उससे बात करने की कोशिश तो नहीं की थी, या फिर किसी तरह से ध्रुव ने तो अपने पापा का पता नहीं लगाया था। क्या ध्रुव की माँ उसके फादर से मिलने के लिए तैयार थी? माँ के मन में ये सब सोच के धुक-धुकी सी हो रही थी, लेकिन ध्रुव ने अगली बात कहकर माँ के मन को शांत कर दिया। माँ, है कोई ऐसी जो तुम्हारी बहू भी बन सकती है? ध्रुव की बात सुन के उसकी माँ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माँ ने सारे कपड़े साइड पर रखे और पानी से हाथ धोकर तुरंत खड़ी हो गई। पता नहीं किस लड़की की मत मारी गई है जो तेरे जैसे गरीब से शादी करने को तैयार हो गई है। चलो जरा हम भी चल के देखें। ध्रुव की माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अब चल भी या यहीं बैठा रहेगा? वैसे जाना कहाँ है? माँ, हॉस्पिटल चलना है लड़की से मिलने। ध्रुव की बात सुन के उसकी माँ बुरी तरह से घबरा गई। वो एक सेकंड के लिए तो अपनी जगह जमी ही खड़ी रह गई। फिर उन्होंने झुक के कपड़े धोने वाला ब्रश उठाया और ध्रुव की ओर फेंक दिया। ब्रश जाके ध्रुव के माथे पर लगा। अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? ध्रुव का इतना कहना था कि उसकी माँ तेजी से उसकी ओर बढ़ी। माँ, मेरी बात सुनो। वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
ध्रुव की माँ कपड़े धोने का ब्रश लेके उसके पीछे दौड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके नालायक बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिया है और ध्रुव ने तृप्ति को अस्पताल में इसलिए एडमिट कराया है क्योंकि वो तृप्ति का अबॉर्शन कराना चाहता है। ध्रुव की माँ उससे बुरी तरह नाराज थी। एक तो हम वैसे भी पैसे की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से तुम रोज नए गुल खिला के आ जाते हो। ध्रुव की माँ उसके पीछे भागते भागते थक गई थी। ध्रुव ने मौका देखकर अपनी माँ के हाथ से ब्रश छीन लिया। उसने माँ को सहारा देकर बेड पर बैठाया। उसकी माँ बुरी तरह से हाँफ रही थी। ध्रुव ने एक ग्लास में पानी भर के अपनी माँ को पानी पीने के लिए दिया। माँ, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम तृप्ति जिंदल है और वो हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट है क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसे चोट लग गई थी। ध्रुव की बात सुनकर उसकी माँ को गिल्ट भी हुआ और तृप्ति के लिए चिंता भी हुई। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, माँ फिर से ध्रुव पर भड़कने लगी। आपने मौका ही नहीं। माँ ने ध्रुव की बात बीच में काटते हुए बोलना शुरू किया। अब कैसी है वो? खतरे से तो बाहर है ना? ध्रुव की माँ का दिल जोर से धड़क रहा था। खुद ही हॉस्पिटल चल के देख लो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा। वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ध्रुव की माँ ने रास्ते में तृप्ति के लिए सेब खरीद लिए। उन्होंने ध्रुव को टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं, कभी किसी से भी खाली हाथ मिलने नहीं जाया जाता है, स्पेशली अगर वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो। ध्रुव और उसकी माँ कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां आभा पहले से ही मौजूद थी। तृप्ति अभी भी अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ध्रुव की माँ ने जब तृप्ति को पहली बार देखा तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि तृप्ति जैसी लड़की उनके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो सकती है। उनको तृप्ति में ऑलरेडी अपनी फ्यूचर बहू दिखने लगी थी। थोड़ी देर में तृप्ति के मदर फादर भी हॉस्पिटल वापस आ गए। तृप्ति की माँ आस्था और ध्रुव की माँ तो ऐसे मिली मानो कई जन्मों की बिछड़ी हुई बहनें मिल रही हूँ। ध्रुव की माँ काफी देर तक तृप्ति के पेरेंट्स से बातें करती रही। उन्हें वो बहुत ही सीधे साधे लोग लगे। उन्हें ये देखकर थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि बेटी के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी तृप्ति के पेरेंट्स बहुत काम है। ध्रुव की माँ को बाकी सारी चीजें तो ठीक लग रही थी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बहुत ज्यादा खटक रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने ध्रुव को किनारे ले जाकर पूछा, बेटा एक बात बता, तूने इन लोगों से झूठ तो नहीं बोला है ना? माँ की बात सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। माँ, तुम किस झूठ की बात कर रही हो? ध्रुव की बात सुनकर उसकी माँ ने एक बार तृप्ति के माँ बाप की तरफ देखा जो आपस में बात करने में बिजी थे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर अपने बेटे से बोलना शुरू किया। देखो बेटा, प्यार वगैरह अपनी जगह है, लेकिन हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होके भी सोचना चाहिए। ध्रुव को माँ की पहेलियां समझ में नहीं आ रही थी। वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। माँ, तुम इतना ड्रामा क्यों करती हो? सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहती हो? बेटा, उनकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं। अगर उन्हें हमारी पूरी सच्चाई पता चल गई तो वो शायद तृप्ति की शादी तुझसे करने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं तुझसे बस ये जानना चाह रही थी कि तूने तृप्ति और उसके माँ बाप से अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ छुपाया तो नहीं है ना? ध्रुव की माँ शक की नजरों से अपने बेटे को देख रही थी। ध्रुव अपनी माँ की इनोसेंस पर मुस्कुराने लगा। नहीं माँ, न तो मैंने उनसे कुछ छुपाया है और न ही किसी तरह का झूठ बोला है। ध्रुव की माँ की आंखों में अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। इसके बावजूद भी तृप्ति तुझसे शादी करने के लिए तैयार है? ध्रुव अपनी माँ की आंखों में छपे हुए क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ सकता था। तुम्हें ये और लग रहा होगा कि तृप्ति के बैकग्राउंड की लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम्हें ऐसा लगना पूरी तरह से नेचुरल भी है। ध्रुव ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखा। अब वो थोड़ा सा सीरियस लग रहा था। माँ, मैं अभी तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पापा वापस आने वाले हैं और उनके वापस आते ही तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ध्रुव के फादर का जिक्र होते ही उसकी माँ का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव के फादर वापस क्यों आ रहे हैं। क्या उन्हें पता नहीं था कि गिल फैमिली उनके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाने वाली थी? ध्रुव की बात सुनकर उसकी माँ बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन इससे पहले वो अपने कंसर्न ध्रुव से शेयर कर पाए, आभा दौड़ते हुए वहां आई। उसने एक्साइटेड होकर ध्रुव से कहा, तृप्ति को होश आ गया। आभा की बात सुनकर ध्रुव भागते हुए तृप्ति के हॉस्पिटल वार्ड में गया। विश्वास और आस्था वहां पहले से ही मौजूद थी। तृप्ति अपने आसपास के लोगों को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पा रही है। लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, उसकी नजरें ध्रुव पर अटक सी गई। आभा ने ये देखकर तृप्ति के माँ बाप को रूम से बाहर चलने का इशारा किया। अब रूम में केवल तृप्ति और ध्रुव बचे हुए थे। ध्रुव और तृप्ति एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तृप्ति के बेड के पास रखी हुई टेबल पर ध्रुव की माँ द्वारा लाए गए सेब रखे हुए थे। ध्रुव एक सेब निकाल कर तृप्ति के पास गया। उसने तृप्ति को सेब खिलाने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति ने ध्रुव के हाथ से वो सेब छीनकर जमीन पर फेंक दिया और ध्रुव को पीछे की ओर धक्का दे दिया। ध्रुव को तृप्ति के इस बिहेवियर का रीजन समझ में नहीं आया। तृप्ति, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव की बात का तृप्ति पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो गुस्से से ध्रुव को घूरे जा रही थी।
जब उसने दोबारा से तृप्ति के पास जाने की कोशिश की तो वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुन के हेड नर्स भागते हुए अंदर आई। क्या हुआ तृप्ति? तृप्ति ध्रुव की ओर इशारा करके रोने लगी। सिस्टर, मेरे रूम में कोई स्ट्रेंजर घुसा है। मुझे इसे बहुत डर लग रहा है। आप इसे तुरंत रूम से निकालो। हेड नर्स ने तृप्ति को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ध्रुव की प्रेजेंस में खुद को बहुत ही अनसेफ महसूस कर रही थी। आभा, विश्वास और आस्था तृप्ति के हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े हुए थे। आभा ने कांच से झांककर अंदर देखा तो पाया कि तृप्ति ध्रुव की तरफ अग्रेसिव इशारे कर रही है। ये देखकर वो रूम के अंदर आ गई। तृप्ति के मदर फादर भी आभा के पीछे पीछे रूम के अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर वो सब सन्न रह गए। जिस ध्रुव को तृप्ति अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो उसी ध्रुव को गंदी गंदी गालियां देके रूम से बाहर जाने के लिए कह रही थी। हेड नर्स के लिए भी तृप्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आभा को ध्रुव की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। इतने दिनों से ध्रुव अपनी जिस गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था, वही गर्लफ्रेंड उसे स्ट्रेंजर समझ के उससे डर रही थी। आभा ने ध्रुव की तरफ इशारा करके तृप्ति से पूछा, तृप्ति, तुम सच में ध्रुव को नहीं जानती हो? आभा की बात सुन के तृप्ति और भी ज्यादा भड़क गई। उसने आभा पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों मिलके मुझे और मेरी फैमिली को मार डालना चाहते हो। तुम दोनों मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तृप्ति को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो बेसर पैर की बातें कर रही है। जिन लोगों को वो अपनी लाइफ का विलन समझ रही थी, उनमें से एक उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड। जब ध्रुव और आभा पर चीख चिल्लाकर उसका मन भर गया तो उसकी नजर अपने माँ बाप पर पड़ी। माँ बाप को देखते ही तृप्ति की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मेरे पास आओ। ध्रुव और आभा को ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि तृप्ति ने कम से कम अपने माँ बाप को तो पहचान लिया था। तृप्ति की माँ जाके अपनी बेटी की गले लग गई। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तृप्ति के फादर विश्वास भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सके। उनकी आंखें भी गीली हो गई थी। वो भी अपनी बीवी और बेटी के पास जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में फैमिली के तीनों लोगों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। इसी दौरान तृप्ति ने फुसफुसाते हुए अपने माँ बाप से कहा, मम्मी, पापा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये लड़का लड़की आपके पीछे खड़े हुए हैं ना, वो एक नंबर के स्कैमर्स हैं। वो एक कपल बनके लोगों को लूटते हैं। आप लोग इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तृप्ति की माँ ने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें तृप्ति की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ध्रुव को अपना दामाद मान चुकी थी और उनकी बेटी ध्रुव के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। उन्होंने हिम्मत करते हुए तृप्ति से पूछा, बेटा, तुम्हें सच में याद नहीं कि वो लड़का कौन है? अपनी माँ के कहने पर तृप्ति ने फिर से ध्रुव की ओर ध्यान से देखा। उसने ना में सिर हिला दिया, लेकिन उसे धीरे धीरे आभा के बारे में कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद वो आभा को देखकर अचानक से चिल्ला पड़ी, आभा, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तृप्ति की बात सुन के आभा को बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हुआ। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फाइनली उसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। वो दौड़ के आभा के पास गई और उसे गले लगा लिया। ये देख के ध्रुव की भी उम्मीद बढ़ने लगी। उसे भी लगने लगा था कि तृप्ति धीरे धीरे उसे भी रिकॉग्नाइज कर ही लेगी, लेकिन उसका अजम्पशन पूरी तरह से गलत था। तृप्ति अपने पेरेंट्स और आभा से बात करने में मशगूल हो गई थी। उसे याद ही नहीं रहा कि ध्रुव भी उस रूम में मौजूद है। तृप्ति के एक्सीडेंट से पहले ध्रुव उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हुआ करता था। वो धीमे कदमों से रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर में वो अपनी माँ के पास पहुंच गया, जो हॉस्पिटल की बेंच पर बैठी हुई थी। उसकी माँ के हाथों में एक लाल लिफाफा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। ध्रुव की माँ की फैमिली में पहली बार बहू से मिलने पर उसे लाल लिफाफे में रखकर पैसे देने की परंपरा थी। अभी तक ध्रुव की माँ को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला था। लिफाफे में रखे हुए पैसे उन्होंने लोगों से उधार लिए थे। जब उन्हें पता चला कि तृप्ति ने ध्रुव को पहचानने से इनकार कर दिया है तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने इस चीज के लिए भी ध्रुव को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तुमने ही पक्का कुछ गड़बड़ की होगी, तभी उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अपनी माँ की बात सुन के ध्रुव थोड़ा सा इरिटेट हो गया। माँ, तुम्हें तो हर चीज में मेरी ही गलती नजर आती है। उसने मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों को पहचान लिया है। पता नहीं क्यों वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। ध्रुव तृप्ति के बिहेवियर से दुखी था। उसकी माँ को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने ध्रुव के कंधे पर हाथ रख के कहा। उनकी टोन पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। कोई बात नहीं बेटा, एक मेजर एक्सीडेंट के बाद उसे इतने दिनों बाद होश आया है। शायद उसकी मेमोरी पर कोई फर्क पड़ा हो। टेंशन मत लो, धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। माँ के समझाने का ध्रुव पर कोई भी असर नहीं पड़ा। माँ, उसे केवल मैं ही याद नहीं हूँ। वो वहाँ से उठकर डॉक्टर के पास चला गया। ध्रुव, ऐसा केस तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हालांकि इस तरह के एक्सीडेंट के बाद लोगों को टेम्पररी एमनीजिया हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो बस तुम्हें ही पहचानने से क्यों इनकार कर रही है। डॉक्टर ने ध्रुव से पूछा, जो कि उसके कैबिन में हताश सा बैठा हुआ था। डॉक्टर की बात सुनकर उसने कंधे उचका दिए।
मुझे भी तब से यही बात समझ नहीं आ रही है। डॉक्टर को ध्रुव से सहानुभूति तो थी, लेकिन उसके लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी था। उसने अपना गला साफ करते हुए ध्रुव से पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आपके और पेशेंट के बीच में कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है क्या? जैसे कि एक्सीडेंट से पहले आपका रिलेशनशिप एक रफ पैच से गुजर रहा था, या आप लोगों के बीच में फ्रीक्वेंटली झगड़े हुआ करते थे, ऐसा कुछ चल रहा था क्या? ध्रुव ने ना में सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, नॉर्मल कपल्स की तरह हमारे बीच भी कहासुनी हुआ करती थी, लेकिन कभी ऐसा मेजर कुछ भी नहीं हुआ कि हमें उससे एड्रेस करने की जरूरत पड़े। ध्रुव की बात सुनकर डॉक्टर कुछ देर के लिए पूरी तरह से चुप हो गया। उसे तृप्ति के इस तरह से रिएक्ट करने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोला, फिर तो यार इसका रीजन समझने के लिए तुम्हें डॉक्टर साचन के पास ही जाना पड़ेगा, जिन्होंने तृप्ति की सर्जरी की है। वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर सचान के पास। ध्रुव डॉक्टर सचान के पास जाने की जल्दी में था। उसे तृप्ति का बिहेवियर बहुत बॉदर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे जिंदगी भर पहचान ही न पाए। माफ करना ध्रुव, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। डॉक्टर साचन ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे आके तृप्ति की सर्जरी की थी। मेरी तो उनसे मिलने की औकात ही नहीं है। वो बिना अपॉइंटमेंट के तो खैर किसी से मिलते भी नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे वो अपॉइंटमेंट मिलने वाला है नहीं। तुम ट्राई करके देखना चाहते हो तो देख लो। डॉक्टर ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। ध्रुव डॉक्टर की बात सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका था। ये डॉक्टर सचान का अपॉइंटमेंट मिलता कैसे है? बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्या? ध्रुव की बात सुनकर डॉक्टर को हंसी आ गई थी। यार ध्रुव, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा। एक बात याद रखना कि डॉक्टर साचन पैसे से हाथ में आने वालों में से नहीं है। तुमने अगर पैसा देके उनका टाइम खरीदने की कोशिश की तो वो इतना गुस्सा हो जाएंगे कि तुमसे मिलेंगे भी नहीं। डॉक्टर ने ध्रुव से साफ साफ कह दिया। ध्रुव उठकर वहां से चला गया। उसे पता था कि डॉक्टर सचान गिल फैमिली के किसी मेंबर की रिक्वेस्ट पर तृप्ति की सर्जरी करने आए थे। क्या ये काम सचमुच एकांश गिल का था? ध्रुव ये सोचते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया। बाहर आके वो सीधे तृप्ति के रूम में गया। वहां पर आभा, ध्रुव की माँ और तृप्ति के माँ बाप मौजूद थे। ध्रुव की माँ के हाथ में अभी भी एक लाल लिफाफा था। वो तृप्ति को घूरे जा रही थी, जो अब तक फिर से सो चुकी थी। ध्रुव ने गला साफ करते हुए उन सबसे कहा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप यहीं पर रुकिए। ध्रुव इतना कहकर हॉस्पिटल से निकल गया। वहां मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ध्रुव तृप्ति के बिहेवियर की वजह से हर्ट हो गया है और वो फिलहाल तृप्ति के आसपास नहीं रहना चाहता है। लेकिन सच कुछ और ही था। ध्रुव हॉस्पिटल से सीधा जसविंदर के पास पहुंचा। उसने जसविंदर को तृप्ति की हालत के बारे में बताया। जसविंदर को भी तृप्ति के बिहेवियर के बारे में सुन के हैरानी हुई। हमें किसी भी तरह से डॉक्टर सचान का अपॉइंटमेंट लेना होगा, अब वो ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। जसविंदर ध्रुव की बात से थोड़ा सा असहमत था। सर, डॉक्टर साचन के पास जाने से पहले हमें उनके उस स्टूडेंट के पास चलना होगा जो कि उनको तृप्ति की सर्जरी में असिस्ट करने के लिए फ्रांस से आया था। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव को आभा की याद आ गई। उसने भी ध्रुव को डॉक्टर सचान के स्टूडेंट के बारे में वार्न किया था। जसविंदर ने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता चला है कि कुछ समय के लिए उसके अलावा सर्जरी रूम में कोई भी नहीं था। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव के कान खड़े हो गए। वो दोनों तुरंत वहां से अस्पताल की तरफ चल दिए। रास्ते में जसविंदर ने ध्रुव से कहा, देखिए सर, जहाँ तक मैं तृप्ति को जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए आपको यूं ही भूल जाना कोई नॉर्मल काम नहीं है। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव थोड़ा सा घबरा गया। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि किसी ने सर्जरी करते वक्त तृप्ति के सबकॉन्शियस माइंड के साथ छेड़छाड़ की है? जसविंदर ने हाँ में सिर हिला दिया। अगर ऐसा सच में हुआ था तो इस प्रोसेस को रिवर्स करना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। थोड़ी देर में जसविंदर और ध्रुव हॉस्पिटल पहुंच गए। वो तुरंत ही हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में गए। वहां जाके उन्होंने उस समय के सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए जब तृप्ति की सर्जरी चल रही थी। जसविंदर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? बीच में आधे घंटे की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है। जसविंदर ने टाइम स्टैम्प पर नजर डाली। ध्रुव सही बोल रहा था। ये देख के दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसी समय तृप्ति के हॉस्पिटल रूम के बाहर एक इंसान आया। विश्वास और आस्था रूम के बाहर ही बैठे हुए थे। वो दोनों उस इंसान को देखते ही अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। उन दोनों को ग्रीट किए बिना वो इंसान रूम के अंदर चला गया। विश्वास और आस्था ने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की। तृप्ति, मैं आ गया हूँ। तृप्ति ने धीमे से आंखें खोली और आदमी की तरफ देखा। अपने पेरेंट्स के रिएक्शन के बिल्कुल उलट तृप्ति के चेहरे पर सरप्राइज की एक लाइन भी नहीं थी। सभी सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज चेक करने के बाद भी ध्रुव को कुछ नहीं मिला। जसविंदर भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। उसने ध्रुव से कहा, उन्होंने सारी रेलेवेंट फुटेज डिलीट कर दी है। मैंने पुलिस से भी मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी उनके पास कोई भी फुटेज अवेलेबल नहीं है। दूसरी पार्टी ने अपने कनेक्शंस का यूज करके फुटेज रिमूव करा दी होगी। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव को झटका लगा। उसे शक था कि ये काम गिल फैमिली के ही किसी मेंबर का है।
शायद वो नहीं चाहते थे कि ध्रुव की फैमिली में वापस हो। ये अफसोस की बात थी कि उसे और उसके फादर को वापस जाना पड़ रहा था। वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि जसविंदर ने उससे कहा, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन तृप्ति की हालत देखकर लग रहा है कि वो कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लग रहा था। ध्रुव से कोई भी झूठ बोल सकता था, लेकिन उसे विश्वास था कि तृप्ति उससे झूठ नहीं बोलेगी। तृप्ति का बिहेवियर देखकर ये कहना बहुत आसान था कि वो अपनी मेमोरी खो चुकी है, लेकिन उसके कई सारे एक्शंस ऐसे भी थे जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहानी कह रहे थे। ध्रुव को लग रहा था कि होश में आने में तृप्ति ने नॉर्मल से ज्यादा समय लगा दिया था। शायद ऐसा भी हो रहा हो कि होश में आ जाने के बाद भी तृप्ति आंखें बंद किए हुए लेटी रही हो। क्या तृप्ति ने जब पहली बार आंखें खोली थी तो उसके हॉस्पिटल रूम में ध्रुव के अलावा कोई और था? क्या उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी? जसविंदर ने ध्रुव को अश्योर करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए ध्रुव सर, मेरे आदमी जब तक इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ध्रुव को जसविंदर पर पूरा भरोसा था। उसने जसविंदर के कंधे पर हाथ रख दिया। उसे अपने एक और साथी से कांटेक्ट करना जरूरी था। उसने तुरंत निहाल को फोन लगाया और कहा, हम गिल फैमिली में लौट रहे हैं, अब हमें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव ने निहाल से कहा। हालांकि उसने निहाल को तृप्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। वो निहाल को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। निहाल को और भी जरूरी कामों पर कंसंट्रेट करना जरूरी था। दूसरी ओर ध्रुव के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस किसी और को झेलने पड़ रहे थे। गिल फैमिली के विला के मेन हॉल में कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सारे लोग या तो कुर्सियों पर बैठे हुए थे या फिर गद्दों पर, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो जमीन पर बैठा हुआ कांप रहा था। वो शख्स था एकांश का बटलर। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन गिल फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। गिल फैमिली ने बटलर को समन इसलिए किया था क्योंकि उसकी प्रेजेंस में गिल फैमिली के विला और गराज की चाबी जमीन पर फेंक दी गई थी। गिल फैमिली के मेंबर्स को सबसे ज्यादा दुख गिल फैमिली के बैंक कार्ड की डिसरिस्पेक्ट से पहुंचा था। बटलर ने वहां मौजूद सारे फैमिली मेंबर्स को डिटेल में घटना सुनाई। उसका कहना था कि ध्रुव ने ये सब इतनी जल्दी किया कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बटलर ने कहानी पूरी करके एक औरत की तरफ देखा जो कि उसके भाग्य का फैसला करने वाली थी। वो औरत थी एकांश की माँ। उसकी आंखें तेज थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की हत्या करने जा रही हो। गिल फैमिली एक बड़ी फैमिली थी। किसी भी बड़े परिवार की तुलना गिल फैमिली से नहीं की जा सकती थी, भले ही वो मित्रन परिवार ही क्यों ना हो। गिल परिवार के सामने उनकी औकात ज्यादा नहीं थी। गिल फैमिली के पास न केवल अपनी फाइनेंशियल टीम्स, कंपनीज और प्रोडक्शन लाइंस थी, बल्कि उनके पीछे हथियारों की भी ताकत थी। इसके अलावा गिल फैमिली कठौता में बहुत ही पॉपुलर थी। जो लोग किसी भी बड़े पोस्ट पर बैठने की इच्छा करते थे, उन्हें गिल फैमिली के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती थी। इसलिए कोई भी किसी भी कीमत पर गिल फैमिली को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, और ध्रुव ने एकदम ऐसा ही किया था। उसने गिल फैमिली को ऑफेंड किया था। एक और बात जो गिल फैमिली को और भी खास बनाती थी वो था उनका कंट्रोल। वो कभी भी पावर पॉलिटिक्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। उन्होंने कभी भी किंग बनने की नहीं सोची। इसलिए दिल्ली में कितने ही किंग्स चेंज क्यों ना हो जाएं, गिल फैमिली की रेपुटेशन कांस्टेंट बनी रहती थी। एकांश को डर लग रहा था कि बटलर के साथ उसे भी सजा दी जा सकती है। तभी उसकी माँ ने खड़े होकर हॉल में मौजूद लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। इसमें मेरे बेटे एकांश की गलती है। अपनी माँ की बात सुन के एकांश और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। हॉल में तुरंत ही खुसर फुसर शुरू हो गई। एकांश की माँ ने आगे बोलना शुरू किया। मेरे बेटे की गलती यह है कि वो एक बहुत ही दयालु इंसान है। उसे उस सड़क छाप ध्रुव पर दया आ गई थी और गिल फैमिली का मेंबर होने की वजह से मेरे बेटे ने उसकी मदद कर दी थी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरा बेटा अभी थोड़ा यंग है और उसे समझ नहीं आया कि कहाँ रुक जाना है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो बदमाश ध्रुव गिल फैमिली की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा। एकांश की माँ की बात खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। एकांश की माँ अच्छे से जानती थी कि गिल फैमिली में ध्रुव के फादर के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसने उन्हीं सेंटिमेंट्स का यूज करके अपने बेटे को बचा लिया था। हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान एकांश और बटलर से हट चुका था। वो सभी ध्रुव और उसके फादर के खून के प्यासे हो चुके थे। मैंने सुना है उस भगोड़े ने फॉरेन में बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया है। इतना ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो अपने बेटे को कठौता में क्यों छोड़ा हुआ है? उसे क्या लगता है कि अपने बेटे की मदद से वो गिल फैमिली के गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो जाएगा? सेंध तो क्या ही मारेगा, कठौता की धरती पर कदम तो रख के देखे जरा, सारी औकात पता चल जाएगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें माँ का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है।
ध्रुव के चाचा की बात सुन के हॉल में बैठे हुए गिल फैमिली के सभी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वो जिनके बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे वो किसी और के ही ख्यालों में खोई हुई थी। ध्रुव की दादी को उनके बेटे और पोते की याद आ रही थी। उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा था। ध्रुव के चाचा अपनी माँ की इस परेशानी को अच्छे से समझते थे। उन्होंने ध्रुव की दादी से कहा, देखो माँ, अगर तुम अपने बेटे और पोते से मिलना चाहो तो मिल सकती हो, लेकिन वो लोग गिल फैमिली के हाउस में रहने लायक नहीं है। ध्रुव की दादी ने इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और वैसे भी ध्रुव के फादर को ये बात माननी पड़ेगी कि फॉरेन में भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में उनको अपने सरनेम का बहुत फायदा मिला है। अगर फैमिली का सरनेम ना होता तो अभी तक भीख मांगने की नौबत आ चुकी होती उस इंसान की। गिल फैमिली सच में एक बड़ी फैमिली थी। वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल तो थे ही, साथ में वो नंबर में भी ज्यादा थे। जब वो सब लोग हॉल में बैठकर बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि किसी राज दरबार की बैठक चल रही है। ध्रुव की दादी इतने बड़े हॉल में खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही थी। उनके आसपास बैठे कई लोग लगातार ध्रुव और उसके फादर पर कमेंट्स कर रहे थे। चूंकि उसे गिल परिवार की केयर नहीं है, इसीलिए गिल परिवार को भी उसकी केयर नहीं करनी चाहिए। इस बार हम उन्हें वापस नहीं आने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार वापस आने की जुर्रत करके देखे तो सही, ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हर एक कमेंट के साथ ध्रुव की दादी का चेहरा उतरता जा रहा था। वो लगातार अपने बेटे और पोते के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो अपने मन की बात खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो ध्रुव और उसके फादर खतरे में पड़ सकते थे। जब ध्रुव की दादी से और सहा नहीं गया तो वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने तुरंत अपने बटलर को कमरे में आने के लिए कहा। दादी ने एक बैंक कार्ड निकाल के बटलर से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जाके मेरे पोते से मिलो। वैसे तो उसे पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी उसके नाम से जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकालो और उस बैंक कार्ड का सारा पैसा उन कंपनीज में ट्रांसफर कर दो। बटलर ने बैंक कार्ड हाथ में लिया और ध्रुव की दादी से पूछा, कितना पैसा है इसमें? 1000 करोड़ से तो ऊपर ही होगा। ये सब पैसा मैंने जवानी में कमाया था, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बटलर ने सिर झुकाया। वो वहां से निकलने ही वाला था कि ध्रुव की दादी ने पीछे से उसे आवाज दी, सुनो, पैसे को किसी फॉरेन कंपनी में ट्रांसफर करना, ताकि इस मनी ट्रेल को वो तो क्या ध्रुव तक ना ट्रेस कर पाए। समझ गया। बटलर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। जल्द ही ध्रुव के अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ऐड हो गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने ध्रुव की मां को हैरान कर दिया। जो कुछ उनके सामने हो रहा था वो रियल भी था। तृप्ति तो उससे बिल्कुल अलग निकली जैसा उनके बेटे ने उन्हें बताया था। एक आदमी गेट से तृप्ति के हॉस्पिटल रूम के अंदर गया और तृप्ति को बाहर ले आया। ध्रुव की मां ही नहीं, विश्वास और आस्था भी हैरान रह गए। तृप्ति अभी अभी ठीक हुई थी। भले ही ऑपरेशन सफल रहा हो, फिर भी उसे तुरंत अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। तृप्ति ने अपनी माँ को सामने खड़ा पाया तो कहा, माँ, मैं जा रही हूँ। आस्था अपनी बेटी की बात सुन के सरप्राइज हो गई। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं बहुत देर से बेड पर लेटी हुई हूँ। मैं ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। वैसे अब आपको अस्पताल में मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तृप्ति ने आंखें झपका के ये सिग्नल करने की कोशिश की कि वो एक अच्छी हालत में है। विश्वास जिंदल ने आगे बढ़कर तृप्ति को रोकने की कोशिश की। ये क्या बेवकूफी कर रही हो? तुम कहीं नहीं जा सकती। अभी तो तुम्हारे टांके भी काटे नहीं गए हैं। तृप्ति अपने फादर की बात सुनकर हंसने लगी। आप अपने काम से काम रखो। आपको मेरे घाव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तृप्ति ने अपने फादर से ठीक से बात भी नहीं की और वो हॉस्पिटल से बाहर चली गई। विश्वास हैरान रह गए। ये उनकी बेटी तृप्ति नहीं थी, ये कोई और था। उनकी बेटी पहले इतनी जिद्दी नहीं थी। आखिर हुआ क्या था? विश्वास ने बेटी का पीछा किया, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे तब तक तृप्ति एक कार में बैठकर वहां से जा चुकी थी। कार में उसके बगल में एक डॉक्टर बैठा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। मिस जिंदल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेफ रखूंगा। काले कपड़े पहने हुए डॉक्टर ने तृप्ति से कहा। ध्रुव की माँ खड़ी होके ये नजारा देख रही थी। वो तृप्ति की हरकत देखकर हैरान हो रही थी। तभी उनका फोन बजा। उन्हें एक फॉरेन नंबर से कॉल आ रहा था। आमतौर पर उन्हें फॉरेन नंबर से कॉल्स नहीं आया करते थे। उन्होंने फोन उठाया तो एक ऐसी आवाज सुनी जिसे सुनने के लिए वो तरस गई थी। उन्हें ये कॉल ध्रुव के फादर ने किया था। पहले कुछ सेकंड्स के लिए तो ध्रुव की माँ को उसके फादर की बात समझ ही नहीं आई। फिर उन्होंने अचानक से कहा, तुम अभी भी जिंदा हो? ध्रुव के फादर उसकी माँ की बात सुनकर हंस पड़े। क्यों, तुम नहीं चाहती क्या कि मैं जिंदा रहूं? ध्रुव की माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सुनो, कल मैं कठौता आ रहा हूँ, हम जल्द ही गिल फैमिली के घर पर चलेंगे। ध्रुव के फादर की बात सुनकर उसकी माँ को भरोसा नहीं हुआ।
सब कुछ डिलीट कर दिया दुष्टों ने। ध्रुव और जसविंदर काफी हाथ पैर मार चुके थे, लेकिन उन्हें उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी जब तृप्ति पर डॉक्टर्स ने सर्जरी की थी। ध्रुव इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे ये आइडिया नहीं था कि एक बड़ी प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही है। उसे विश्वास जिंदल का कॉल आया। ध्रुव के फोन उठाते ही विश्वास ने कहा, तृप्ति हॉस्पिटल छोड़ के चली गई है। ध्रुव को लगा कि शायद अस्पताल वालों ने तृप्ति को छुट्टी दे दी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे पता चला कि तृप्ति अपनी मर्जी से एक ऐसे आदमी के साथ चली गई थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। ध्रुव और जसविंदर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। अब तक तो तृप्ति को गए काफी टाइम हो चुका था। ध्रुव और जसविंदर ने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू की। उन्हें पक्का विश्वास था कि फुटेज डिलीट कर दी गई होगी, लेकिन इस बार उनका अजम्पशन गलत निकला। सीसीटीवी फुटेज में तृप्ति एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दे रही थी। इस कार को ट्रैक करो। तभी ध्रुव को किसी का कॉल आया। ये नंबर ध्रुव पिछले कुछ दिनों में कई बार देख चुका था। उसे पता चल गया कि कॉल एकांश गिल ने की है। पहले तो उसने कॉल नहीं उठाई क्योंकि उसे पता था कि एकांश उसका टाइम ही वेस्ट करेगा, लेकिन तभी एकांश ने उसे कुछ ऐसा मैसेज भेजा कि ध्रुव को उसे कॉल बैक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्यादा एफर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो कार जिसमें तृप्ति बैठ के गई है वो मिलने वाली नहीं है। क्या हुआ ध्रुव गिल? मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा मुझसे बात करने का मन ही नहीं है। मैं तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। बोलो, कुछ काम था क्या? एकांश ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा। तृप्ति कहाँ है? एकांश ने अनजान बनने की बहुत ही फेक कोशिश की। अरे मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो लग रहा है कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। टेंशन मत लो, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, अगर उसका मन करेगा तो। एकांश की मौकरी ने ध्रुव का गुस्सा और बढ़ा दिया था। तुम चुपचाप बता रहे हो कि नहीं, या मैं गिल फैमिली की विला में आके पूछूं? अगर तृप्ति को कुछ हो गया ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा मर्डर करूंगा। ध्रुव की बात सुन के एकांश सहम गया। पहले ध्रुव ने कभी भी उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। कॉल चल रही थी, लेकिन एकांश के मुंह से कुछ सेकंड्स के लिए एक वर्ड भी नहीं निकला। अबे मौत की बात सुनते ही मर गया क्या? एकांश अचानक से प्रेजेंट में वापस आ गया। उसने खुद को संभाला और गला साफ करते हुए ध्रुव से कहा, तुमने मेरे गिफ्ट्स की डिसरिस्पेक्ट करके सही नहीं किया है। वो मेरी तौहीन नहीं थी, बल्कि तुमने गिल फैमिली के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। फैमिली में ये बात किसी को पसंद नहीं आई है। अब तुम और तुम्हारे बाप के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एकांश ने कह के तुरंत फोन रख दिया। वो ध्रुव के मुंह से निकला एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहता था। उसके हाथ अभी भी बुरी तरह से कांप रहे थे। एकांश ने जैसे ही फोन रखा, जसविंदर ने ध्रुव को एक अपडेट दिया। गौरदास को अरेस्ट किया जा चुका था। सोशल मीडिया में ये खबर वायरल हो रही थी कि गौरदास ने प्रियम का यूज करके गिल फैमिली के बिजनेस में घपला करने की कोशिश की थी। गौरदास को कठौता में बदनाम किया जा रहा था। उसके अरेस्ट को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था कि घपले का असली मास्टरमाइंड गौरदास था और प्रियम इनोसेंट होने की वजह से उसकी बातों में आ गया था। ध्रुव को समझ आ गया था कि ये खबर उसे बदनाम करने के लिए चलाई जा रही थी। लोगों ने प्रियम के सुसाइड के वक्त ध्रुव को भी पुलिस के साथ प्रियम के घर के बाहर खड़ा देखा था। लोग अभी तक उस विजुअल को भूले नहीं थे। वो एक इनोसेंट आदमी के सुसाइड के लिए ध्रुव को दोषी ठहरा रहे थे। ध्रुव ने सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो उसका सिर चकराने लगा। यार, मुझे तो वो लड़का याद है जो पुलिस को प्रियम को अरेस्ट करने के लिए भड़का रहा था। मैंने तो सुना है कि पुलिस को लेके ही वही आया था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास बेचारे प्रियम के खिलाफ कोई पक्का सबूत भी था। पुलिस इन बेवकूफ लड़कों की बातों में कैसे आ सकती है? बात तो साफ है कि उस ध्रुव ने ही प्रियम का मर्डर किया है। ये सारे कमेंट्स पढ़ के ध्रुव के हाथ से फोन छूट गया। प्रियम का सुसाइड उसे अभी तक बॉदर करता था। उसे कभी कभी रातों में सपने में प्रियम दिखाई पड़ता था। अब तो लोग उसे प्रियम का मर्डरर भी कह रहे थे। इस बात ने ध्रुव को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। जसविंदर उसके करीब आया। उसने ध्रुव का फोन जमीन से उठा के उसे वापस दिया। ध्रुव ने जसविंदर को देखते हुए कहा, जसविंदर, मैं मर्डर नहीं हूँ। मैंने किसी इनोसेंट इंसान का मर्डर नहीं किया है। जसविंदर ने उसकी बात सुन के सिर हिलाया। वो ध्रुव की मेंटल स्टेट को समझ रहा था। सर, आप सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ के खुद के बारे में ओपिनियन बनाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और आपको भी पता है कि ये स्टोरी आपको बदनाम करने के लिए प्लान की गई थी। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप गिल फैमिली में वापस आएं। ध्रुव को पता था कि जसविंदर सच बात बोल रहा था, फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। वो मर्डरर वाला कमेंट उसे कई दिनों तक हॉन्ट करने वाला था। दूसरी तरफ एकांश भी ध्रुव को और ज्यादा परेशान करने का मौका कहाँ ही छोड़ने वाला था। उसने तुरंत ही ध्रुव को एक मैसेज किया। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि गिल फैमिली में तुम्हारी वापसी पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा बाप था भगोड़ा और तुम हो एक मर्डरर। हम एक भगोड़े और मर्डरर की जोड़ी को फैमिली में वेलकम करके फैमिली की रेपुटेशन को रुइन नहीं कर सकते। ध्रुव ने एकांश का मैसेज पढ़ के मोबाइल किनारे पर रख दिया।
गिल फैमिली केवल ध्रुव की रेपुटेशन को हार्म करके रुकने वाली नहीं थी, वो उसे फिजिकल डैमेज भी करना चाहते थे। ये करने का सबसे अच्छा हथियार थे निधि वर्मा और उसकी कंपनी, जिसमें ध्रुव के 20% शेयर्स थे। ध्रुव के एसेट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना गिल फैमिली के कुछ मेंबर्स का मेन एजेंडा बन चुका था। निधि वर्मा कब उन फैमिली मेंबर्स की फायरिंग लाइन में आ गई उसे पता ही नहीं चला। निधि वर्मा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, ये बात ध्रुव भी मानता था। वो खुद की एक रियल एस्टेट कंपनी चलाती थी जो कि काफी प्रॉफिटेबल थी। साथ ही साथ एक इन्वेस्टर के तौर पर वो कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया करती थी। उसकी ज्यादातर बेट्स ठीक ही निकलती थी। इसका रीजन ये था कि उसने कॉलेज में एक सब्जेक्ट में मेजर नहीं किया था, बल्कि उसका इंटरेस्ट कई सारे फील्ड्स में था। जब उसके सारे दोस्त एक सब्जेक्ट में मेजर करने पर फोकस कर रहे थे, तब वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसी बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स के सब्जेक्ट्स को एक साथ समझने में लगी हुई थी। इस वेरिड एक्सपीरियंस ने उसको सेम चीज को कई एंगल्स से देखना सिखाया था। इसकी वजह से वो वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस ले सकती थी। इसीलिए उसकी ज्यादातर इन्वेस्टिंग बेट्स उसे प्रॉफिट ही देकर जाया करती थी। लेकिन ये कहानी रातों रात पलट जाएगी, इसका निधि को बिल्कुल आइडिया नहीं था। आज की रात जब निधि सोई थी तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। कल सुबह जब वो उठी तो उस पर अपने फायदे के लिए लोगों को मरने देने के आरोप लग रहे थे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कुछ इस तरह की थी। निधि वर्मा की कंपनी ने किया मौत के ड्रग में इन्वेस्ट। अब तक ड्रग लेने से 20 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। निधि वर्मा ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो जीन थेरेपी पर रिसर्च कर रही थी। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी थी जिसके नाम कई सारे इंटरनेशनल पेटेंट्स थे। कंपनी ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक ऐसा ड्रग बनाया था जो रिवर्स एजिंग में मददगार साबित हो सकता है। कंपनी ड्रग का ट्रायल कर रही थी। इसी फेज में निधि ने कंपनी में काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। धीरे धीरे करके निधि ने रिवर्स एजिंग ड्रग प्रोजेक्ट को पूरा ही टेक ओवर कर लिया था। वो एक डिस्कवरी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अब आलम यह था कि लोग उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। निधि ध्रुव के साथ ऑफिस के अंदर फंसी हुई थी। वो लोग बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने ऑफिस को चारों तरफ से घेर रखा था। ऑफिस की सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से क्राउड को रोक कर रखे हुए थी। सिक्योरिटी हेड ने निधि को फोन करके पुलिस को बुलाने के लिए कहा। उसके लिए क्राउड कंट्रोल करना धीरे धीरे इम्पॉसिबल होता जा रहा था। निधि ने कई बार पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस वाले उसे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है। ध्रुव अच्छे से जानता था कि इशारा करने वाला आखिर था कौन। ऑफिस के अंदर फंसी हुई निधि की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। तभी अचानक से नीचे से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। लोग उसके ऑफिस का सिक्योरिटी का घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए थे। वो तेजी से ऑफिस के अंदर आते जा रहे थे। उनमें से कई तो निधि के खून के प्यासे थे। ध्रुव को पता चला कि भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलेटिव्स की ड्रग करने से डेथ तक हो गई थी। ध्रुव समझ गया था कि अगर निधि उन लोगों में से किसी के भी हाथ आ गई तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो निधि को लेकर एक कैबिन में छुप गया। निधि और ध्रुव कैबिन में छुपे हुए बाहर घूम रहे लोगों की आवाजें सुन सकते थे। लोग बुरी तरह से भड़के हुए थे। कहाँ है तुम्हारी बॉस? मुझे उसकी जान लेनी है। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। तभी मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। बाहर घूम रहे लोगों की आवाजें निधि के दिल को दहला दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे अपनी मौत सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ध्रुव को एहसास हुआ कि उसकी शर्ट आंसुओं की बूंदों से गीली हो रही थी। उसने देखा कि निधि रो रही है। उसने निधि को गले लगाते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज जसविंदर की तरफ से था। सर, पता चला है कि गिल फैमिली ने क्राउड में अपने लोग मिक्स करके निधि के ऑफिस में भेजे हैं। वो केवल निधि को ही अटैक नहीं करेंगे बल्कि आपको भी निशाना बनाएंगे। उनका प्राइमरी टारगेट ही आप हो। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। वो आपको मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप छुप के ही रहना। किसी भी सिचुएशन में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। जल्द से जल्द पुलिस को वहां भेज के आपको रेस्क्यू कराता हूँ। ये करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पुलिस ही गिल फैमिली के इशारों पर नाच रही है। जसविंदर ने ध्रुव को काफी डिटेल्ड मैसेज भेजा था। ध्रुव ने मैसेज पढ़कर एक गहरी सांस ली। फिर उसने सुबकती हुई निधि की तरफ देखा। वो अपनी वजह से निधि को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद उसने खुद से भी कभी नहीं की थी। ध्रुव ने गिल फैमिली के ऑफिशियल नंबर पर फोन मिला दिया। गिल फैमिली के मेंबर्स ध्रुव के नंबर से फोन आता हुआ देखकर सरप्राइज हो गए। उनको लगा कि ऊंट फाइनली पहाड़ के नीचे आ ही गया। एकांश की मां ने एक प्राउड स्माइल के साथ फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो ये सब फालतू की बातें करके टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ध्रुव की बात सुन के एकांश की मां को हंसी आ गई। चलो ठीक है, फिर काम की ही बात कर लेते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि तुमने जो अटैक निधि की कंपनी पर किया है उसे वापस ले लो। उसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव निधि की सेफ्टी की खातिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था। चलो ठीक है, एक साइंड डॉक्यूमेंट पर मुझे ये लिख के दो
कि तुम और तुम्हारे फादर गिल फैमिली की किसी प्रॉपर्टी पर कभी क्लेम नहीं करेंगे। एकांश की माँ ने सीधी कंडीशन रख दी। ध्रुव को उनकी बात सुन के हंसी आ गई। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती ना। अब गिल फैमिली को बर्बाद होने के लिए तैयार रहना होगा। ध्रुव ने ये कहकर फोन काट दिया। उसकी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गिल फैमिली को बर्बाद करने चला है बेवकूफ। जो इतने साल से नहीं हुआ वो अकेले कर लेगा ये कल का लड़का। एकांश की माँ ध्रुव की धमकी सुन के बुरी तरह से भड़क गई थी। हॉल में बैठे गिल फैमिली के मेंबर्स उसका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उन सब के लिए गिल फैमिली का मेंबर होना उनकी सबसे पहली आइडेंटिटी थी। ध्रुव के चाचा ने बोलना शुरू किया। वो गधा सचमुच अपने बाप पर ही गया है। उसे आइडिया भी नहीं लगा है कि हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। हमें पता है कि उसकी जान वर्मा रियल एस्टेट में अटकी हुई है, जिसे निधि वर्मा ओन करती है। उसमें ध्रुव के 20% शेयर्स हैं। निधि की पोजीशन को वीक करके इवेंचुअली हम उसे ही कमजोर कर रहे हैं। यही नहीं, ये जो गौरदास वाला मामला है ना, वो भी निधि से ही जुड़ा हुआ है। गौरदास, जो कि निधि की फैमिली का एस्ट्रोलॉजर है, वो जेल में है। गौरदास वर्मा फैमिली के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करता है। उससे पूछे बिना वर्मा फैमिली कोई भी मेजर फैसला नहीं लेती है। निधि अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। उसकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तेजी से डाउन हो रही है। लोग उसके खून के प्यासे हैं, क्योंकि उसने जिस ड्रग में इन्वेस्ट किया था वो खा के 30 बच्चों की मौत हो गई है। देखा, कर दिया ना खेल। ध्रुव के चाचा की बात सुन के हॉल में बैठे हुए गिल फैमिली के मेंबर्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उनमें से कुछ खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब बताओ, इन सबका कलेक्टिव नुकसान सबसे ज्यादा किसे झेलना पड़ेगा? एक आदमी चीख उठा, ध्रुव गिल को। उसकी बात सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सब उसकी तरफ देखकर हूटिंग करने लगे। आदमी को समझ नहीं आया कि उसने गलत क्या बोल दिया है। तभी एकांश की माँ ने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दिया। सिक्योरिटी, इस आदमी को घसीटते हुए यहाँ से लेके जाओ और घर के बाहर फेंक दो। एकांश की माँ की बात सुनते ही सिक्योरिटी वाले अंदर आए और आदमी को घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गए। इसके बाद एकांश की माँ हॉल में मौजूद लोगों से बोली, उसको कोई ध्रुव गिल कहकर नहीं बुलाएगा। हम हैं गिल, वो नहीं। गंदा खून। लोग फिर से एक्साइटमेंट में चीखने लगे और तालियां बजाने लगे। ध्रुव के चाचा ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। और आप लोगों को पता है कि निधि और ध्रुव को सबसे बड़ा शौक क्या लगने वाला है? नहीं, ये निधि के माँ बाप अपनी बेटी की शादी ध्रुव से कराने का सोच रहे थे, ताकि उनका फैमिली बिजनेस और भी बड़ा हो जाए। हमने उनके प्लान्स पर भी पानी फेर दिया है। गिल फैमिली के मेंबर्स ने एक बार और तालियां बजाई। ध्रुव के चाचा ने सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। एकांश की माँ भी ध्रुव के चाचा को मिल रहे अप्रिसिएशन से खुश तो थी, लेकिन उसको लग रहा था कि उसका बेटा थोड़ा ओवरशैडो हो रहा है। तभी ध्रुव के चाचा ने एकांश की माँ से पूछा, भाभी, मुझे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। अब आप ऑर्डर दें तो मैं इस ध्रुव की कुंडली खंगाल के इस पे कुछ और अटैक करूं? एकांश की माँ ने ये बात सुन के ना में सिर हिला दिया। उसने ध्रुव के चाचा को बैठने का इशारा किया। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ी और उसे हॉल के सेंटर पर आने के लिए इशारा किया, जहां पर वो खुद खड़ी हुई थी। एकांश अपनी माँ के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसकी माँ ने हॉल में मौजूद लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने ध्रुव को डिस्ट्रॉय करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने इसे समझा दिया है कि अब इसकी अय्याशी करने की उम्र नहीं रही। अब इसे 4 औरतों के पास जाके मुंह मारने की बजाय एक लड़की को चुन लेना चाहिए, जो लड़की गिल फैमिली को उसका वारिस दे सके। शादी करना या ना करना इसके ऊपर है, लेकिन मुझे गिल फैमिली का वारिस चाहिए इससे। एकांश की माँ की बात सुनकर वहां बैठे लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ के बोली, तुम समझ गए ना कि मेरी और पूरी फैमिली की तुमसे कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए अच्छा यही है कि लाइफ में सीरियस हो जाओ और गिल फैमिली के बिजनेस और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने पे ध्यान दो, ठीक है? अपनी माँ की बात सुन के एकांश ने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल उसकी माँ ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एकांश लड़खड़ा के जमीन पर गिर गया। हॉल में फिर से सन्नाटा पसर गया। लोगों को एकांश की माँ की इस हरकत का कोई रीजन समझ नहीं आ रहा था। एकांश की माँ सबके सामने जोर जोर से एकांश को डांटने लगी। कहाँ है तुम्हारी मर्दानगी? कहाँ है तुम्हारी जवानी? ये खड़े खड़े सिर क्या हिला रहे थे मेरे बगल में? मुंह से आवाज नहीं निकलती क्या तुम्हारे? एकांश अपने गाल सहलाते हुए अपनी माँ की डांट सुन रहा था। खड़ा हो जा बेवकूफ और चीख के बता सबको कि तू ही डिजर्विंग वारिस है गिल फैमिली का। अपनी माँ की बात सुन के एकांश उछल के खड़ा हो गया। उसने हॉल में मौजूद लोगों की तरफ एक नजर डाली।
उसके चेहरे पर वीकनेस का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। उसने चीखते हुए लोगों से कहा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। एकांश की बात सुनकर उसकी माँ जोर जोर से ताली बजाने लगी। धीरे धीरे करके पूरा हॉल उसकी माँ का साथ देने लगा। एकांश को समझ आ गया था कि उसे अपने वर्ड्स पर खरा उतरना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में असफल रहा तो उसकी अपनी माँ ही उसकी खाल उतार देगी। एकांश को फैमिली पर कंट्रोल करने की शुरुआत ध्रुव को डिस्ट्रॉय करने से करनी थी। अगर वो यही करने में फेल हो गया तो फैमिली का कोई भी मेंबर उसे अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन इस खेल में मजा भी आने वाला था। यार ये जसविंदर कितना टाइम लगा रहा है आज। यूजुअली तो इतना टाइम नहीं लेता ये। अभी तक पुलिस भी नहीं भेजी है। हम कब तक यहाँ अटके रहेंगे? ध्रुव निधि के साथ अभी भी कैबिन में छुपा हुआ था। कैबिन की लाइट बंद थी। बाहर अभी भी लोग निधि को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। निधि की कंपनी का पूरा स्टाफ धीरे धीरे करके ऑफिस से निकल गया था। निधि के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। उसे पता था कि जल्द ही कोई कैबिन को खोलने की कोशिश करेगा और वो पकड़े जाएंगे। गुस्से से भरे लोग निधि को देखते ही उसकी हत्या कर देंगे। कुछ ही पलों में निधि का डर सच भी साबित हो गया। किसी ने जोर से कैबिन के गेट पर खटखटाना शुरू कर दिया। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। निधि डर की वजह से मानो एक पल के लिए सांस ही लेना भूल गई। उसके दोनों हाथों ने ध्रुव के कंधे को जकड़ लिया। ध्रुव निधि की कांपती बॉडी महसूस कर सकता था। उसने निधि को चुप रहने का इशारा किया। निधि ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी बॉडी अब भी बुरी तरह से कांप रही थी। तभी बाहर से आती हुई एक आवाज ने ध्रुव और निधि को और भी डरा दिया। भाई लोग, तुम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हो। वो डायन निधि इस कैबिन के अंदर छुपी हुई है। इस कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक है। इधर आओ सब लोग। आदमी की आवाज सुन के सारे लोग आके कैबिन के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। आदमी ने निधि को धमकी देते हुए कहा, हमें पता है कि तुम इस कैबिन के अंदर छुपी हुई बैठी हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद ही कैबिन से बाहर निकल आओ। अगर हमें दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ा तो तुम्हारा हाशिर बहुत बुरा होगा। मेरे 5 तक की गिनती कर लेने तक बाहर आ जाना। कैबिन के फ्लोर पर बैठी निधि ने ध्रुव की तरफ देखा। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? चले क्या बाहर? जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग हम दोनों को मारने ही आए हैं। ध्रुव ने निधि को चुपचाप बैठी रहने का इशारा किया। आदमी की 5 तक की गिनती खत्म हो चुकी थी। तोड़ दो दरवाजे को। कैबिन के बाहर मौजूद सभी लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। पहले कुछ धक्कों में तो दरवाजे पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे करके दरवाजे के जॉइंट्स जवाब देने लगे। एक एक करके जॉइंट्स की कीलें निकलकर हवा में उड़ रही थी। ध्रुव और निधि अंदर बैठकर ये नजारा देख रहे थे। ध्रुव डेस्परेशन में जसविंदर को फोन कर रहा था। ध्रुव की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जसविंदर ने बार बार कॉल करने पर भी उसका फोन नहीं उठाया था। जसविंदर ने भी ऐसा करने के लिए क्या गजब का वक्त चुना था। ध्रुव की उम्मीद टूटती जा रही थी और धीरे धीरे करके दरवाजा भी टूट ही गया। ध्रुव और निधि ने आंखें बंद कर ली। उनके साथ जो होने जा रहा था वो उसे देखना नहीं चाहते थे। इस निधि वर्मा का हम यही हिसाब करेंगे। इसे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से 30 मासूम बच्चों की जान गई है। मेरा बच्चा भी उनमें से था। मुझे तो तभी सुकून मिलेगा जब मैं अपने हाथों से इसका गला दबाऊंगा। ध्रुव और निधि अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। तभी अचानक से ध्रुव को एहसास हुआ कि आदमियों की आवाजें कैबिन के बाहर से आ रही हैं। दरवाजा तोड़ के आदमी अंदर क्यों नहीं आए थे? ध्रुव ने आंखें खोली तो अपने सामने अभिमन्यु रहेजा को खड़ा पाया, जो कि भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ पुलिस की एक टीम भी थी। जसविंदर सही टाइम पर पुलिस भेजने में कामयाब हो चुका था। ध्रुव और निधि की जान बच गई थी। ध्रुव ने निधि के कंधे पर टैप किया और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। निधि को भी सामने का नजारा देख के थोड़ा सुकून मिला। पुलिस की प्रेजेंस में वो महफूज थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु रहेजा अपनी टीम के साथ ध्रुव और निधि के पास आया। पुलिस की टीम ने ध्रुव और निधि के चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बना लिया। भीड़ में मौजूद लोग हाथ फेंक कर ध्रुव और निधि के कॉलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्रुव और निधि उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। लोगों ने गुस्से में आकर निधि को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के मुंह से 4 गालियां सुन लेना जान गंवा देने से तो बेहतर ही था। निधि भगवान को धन्यवाद कह रही थी। अभिमन्यु ध्रुव और निधि को लेकर बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। वहां पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। निधि ने अभिमन्यु से पूछा, अब मैं घर जा सकती हूँ? अभिमन्यु ने निधि की तरफ देखते हुए ना में सिर हिलाया। अभी हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आपके खिलाफ शहर में सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लोग आपके खून के प्यासे हैं। आप अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आप वहीं पर रहेंगी जब तक हमें ये नहीं लगता कि मामला सफिशिएंटली ठंडा हो गया है। निधि को लगा कि पुलिस उसे इनडायरेक्टली अरेस्ट करना चाह रही है। अभिमन्यु जी, क्या मुझे अरेस्ट किया जा रहा है? अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं मैडम,
आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे पास आपको अरेस्ट करने का कोई भी रीजन नहीं है। हम ये सब बस आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अभिमन्यु ये कह के ध्रुव की तरफ मुड़ा। ध्रुव सर, आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन में ही रहेंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस है कि अनरेस्ट का फायदा उठा के आपको भी हार्म करने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद सभी लोग पुलिस की कार्स में सवार होकर लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ध्रुव और निधि एक आदमी से मिले जो वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखते ही वो आदमी रो पड़ा। ध्रुव उसके पास गया और उसको जोर से गले लगा लिया। निधि बेटा, मैंने किसी तरह का घपला नहीं किया है। मेरा प्रियम से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि गिल फैमिली के साथ हुए घपले के केस में मुझे फंसा के किसी को क्या मिलेगा। गौरदास ने ध्रुव और निधि से कहा। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उनका जिंदगी में कभी भी पहले पुलिस और कानून तक से पाला नहीं पड़ा था। आप टेंशन मत लीजिए, झूठ के पैर नहीं होते। आप पर जो ये झूठा आरोप लगाया गया है ना, वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आपको जेल से आजाद कराने में हम पूरी जान लगा देंगे। निधि ने गौरदास को अश्योर करते हुए कहा। फिर वो वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। अब वहां पर केवल ध्रुव और गौरदास ही बचे थे। गौरदास ने होप से भरी नजरों से ध्रुव की ओर देखा। मुझे पता है कि निधि मुझे हिम्मत दिलाने के लिए वो सब कह रही थी, लेकिन जिस तरह से मुझे फंसाया गया है उसको देख के तो मेरा जल्दी बाहर आना बड़ा मुश्किल लगता है। गौरदास की बात सुन के ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। गौरदास ने उसे शांत रहने का इशारा किया। शायद उसे और फेक होप नहीं चाहिए थी। ध्रुव, मैं नहीं चाहता कि मेरे जेल में रहने के वक्त निधि और उसके माता पिता पूरी तरह से अकेले पड़ जाएं। निधि पर भी बहुत भारी संकट आ गया है। मैं चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में तुम हर पल उसके साथ रहना। ध्रुव ने मुस्कुराकर गौरदास से कहा। गौरदास जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त वर्मा फैमिली के साथ खड़ा रहूंगा। वैसे भी आपको जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। आप ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने वाले हैं। ध्रुव की बात सुन के गौरदास को बड़ी हैरानी हुई। ध्रुव की बातों से कॉन्फिडेंस की खुशबू आ रही थी। अरे, तुम भी अब मुझे झूठी उम्मीद देना बंद करो। मुझे पता है कि मैं लंबे टाइम तक अंदर रहने वाला हूँ। ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। मैं अच्छे लोगों से झूठ नहीं बोलता। ध्रुव के इतना कहते ही एक आदमी पुलिस स्टेशन में घुसा। उस आदमी ने घुसते ही कुछ ऐसा कहा जिससे गौरदास को समझ आ गया कि ध्रुव उन्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रहा था। अब हमें गौरदास को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं है। वो आदमी जयदेव था। वो ध्रुव और गौरदास को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तक निधि भी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले गौरदास सुकून की एक भी सांस ले पाए, एक और आदमी पुलिस स्टेशन में घुसा और उसने सारी कहानी पलट के रख दी। वैसे तो एकांश गिल पुलिस स्टेशन में निधि से मिलने आया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में घुसते ही उसने ऐसा कुछ सुना जिससे कि उसके इरादे बदल गए। एकांश जयदेव के गौरदास को छोड़ देने के फैसले पर भड़क रहा था। इस शहर में कानून का राज बचा है या नहीं? अब क्या पुलिस ने क्रिमिनल को इसलिए छोड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि उनका ऐसा करने का मन कर रहा है? क्रिमिनल को छोड़ने से पहले उसकी बेगुनाही का सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं रही क्या? एकांश ने गौरदास के लिए क्रिमिनल वर्ड का यूज करके ध्रुव और निधि को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर दिया था। एकांश गिल, तुमको शायद ये लगता हो कि तुम्हारी कानून की जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ही उलट है। अगर ऐसा होता तो तुम गौरदास जी के लिए क्रिमिनल वर्ड का यूज ही नहीं करते, क्योंकि कानून इंसान को तब तक इनोसेंट मानता है जब तक उस पर लगे आरोप प्रूव नहीं हो जाते। ध्रुव ने एकांश को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह भी पता था कि एकांश समझदार नहीं है। उसने जल्द ही ये बात साबित भी कर दी। मेरे लिए ये गौरदास ही नहीं, तुम दोनों भी क्रिमिनल ही हो, खासकर ये लड़की जिसका ड्रग लेने से 30 मासूम बच्चों की मौत हो गई। एकांश ने निधि को देखते हुए कहा। ध्रुव को पता था कि मासूम बच्चों की मौत वाला आरोप निधि को बहुत बॉदर करता था। वो गुस्से में एकांश से बोला, मेरे 3 तक गिन लेने से पहले निधि से माफी मांग लेना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। ध्रुव की बात सुन के एकांश को हंसी आ गई। तुम चाहे 3 तक गिनो या 3000 तक या 3 करोड़ तक, इससे मेरी सेफ्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकांश की हंसी जल्द ही गायब हो गई। जैसे ही ध्रुव की 3 तक गिनती खत्म हुई, वैसे ही वो तेजी से एकांश की तरफ बढ़ा और उसने एकांश की नाक पर एक जोर का घूंसा मार दिया। एकांश की नाक से खून बहने लगा। उसे कुछ देर तो संभलने में ही लग गई। फिर उसने ध्रुव से कहा, मैं इसे याद रखूंगा। अब देखना मैं तुम सब के साथ क्या करता हूँ। एकांश ये कह के जयदेव की तरफ मुड़ा। उसने जयदेव को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने उस गौरदास को छोड़ा तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मेरे पास गिल फैमिली की बैकिंग है। एकांश की बात सुन के जयदेव हंसने लगा। यार, बैकिंग तो फिर मेरे पास भी है। जयदेव के इतना कहने भर की देर थी कि कठौता में मानो भूकंप ही आ गया।
देखते ही देखते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और जजेस खुद ही वर्मा फैमिली के पास पहुंचने लगे। वो जल्द से जल्द उनके केस का निपटारा कराना चाहते थे। धीरे धीरे करके कठौता के कई इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी निधि के पेरेंट्स से मिलकर उनको अपना सपोर्ट दिया। एकांश को जब इन सब चीजों का अपडेट मिला तो उसके होश उड़ गए। ऐसी कौन सी फैमिली थी जो जयदेव को बैक कर रही थी? ये सब देखकर एकांश की टोन बिल्कुल ही बदल गई। वो जयदेव से मुस्कुराते हुए बोला, ऑफिसर जयदेव, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ट्रायल फेयर होना चाहिए। आप किसी को यूं ही बिना सबूत के छोड़ दोगे तो पब्लिक में कैसा मैसेज जाएगा? मैं नहीं चाहता कि कठौता की पब्लिक आप पर भरोसा करना बंद कर दे। एकांश ने जयदेव से विनती करनी शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहता था कि गौरदास को छोड़ दिया जाए। एकांश की बात का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। गौरदास को रिहा कर दिया गया। ये एकांश के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बची हुई थी। वो निधि के पास गया। ध्रुव भी निधि के बगल में ही बैठा हुआ था। वो दोनों अभी भी पुलिस स्टेशन में ही थे। एकांश ने गला साफ करते हुए निधि से कहा, मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। निधि ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने इशारा करके उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन एकांश वहां से हिला भी नहीं। निधि, वो रूम खाली पड़ा हुआ है, चलो वहां चल के बात करते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हें अकेला पाके मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। एकांश ये कहकर हंसने लगा। ध्रुव को उसकी बात सुन के जोर का गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठा और एकांश को मुक्का मारने की कोशिश की। हालांकि इस बार एकांश पूरी तरह से अलर्ट था। तुम्हें अपनी नाक तोड़वा के सुकून नहीं मिला है क्या? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी 2-4 हड्डियां और तोड़ दूं? एकांश ने ध्रुव को इग्नोर करते हुए निधि की तरफ देखा। ये तुम्हारा आशिक है क्या? मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इससे क्यों दिक्कत हो रही है? एकांश की बात सुन के ध्रुव बुरी तरह से भड़क गया। वो गुस्से में एकांश पर चिल्लाया, चल निकल यहाँ से। ध्रुव ने एकांश को धक्का देके पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन एकांश अब भी निधि से बात किए जा रहा था। निधि, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन हो। तुमसे ज्यादा रेपुटेशन की वैल्यू कौन समझ सकता है? तुम्हारी मार्केट में रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि उसे रिकवर होने में सालों लग जाएंगे, और तब तक तुम्हारे सारे फैमिली बिजनेसेस बंद हो चुके होंगे। कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचा है? वैसे भी वर्मा फैमिली अब कठौता की टॉप फैमिलीज में से एक नहीं रही है। उसके बाद अगर तुम लोगों के पास बिजनेसेस भी नहीं होंगे तो तुम्हारी कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी। एकांश की बात में कुछ भी नया नहीं था। निधि ने ऑलरेडी ये सारी बातें सोच रखी थी, लेकिन तभी एकांश ने कुछ ऐसा कहा कि निधि के कान खड़े हो गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा ऑफर है जिससे तुम्हारा बिजनेस बच जाएगा और तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन भी। निधि अपनी जगह से उठकर लगभग दौड़ते हुए ध्रुव और एकांश के पास आई। ध्रुव अब तक एकांश को लगभग पुलिस स्टेशन से बाहर कर ही चुका था। निधि ने ध्रुव से कहा, छोड़ दो उसे। ध्रुव निधि की बात सुन के हैरान हो गया। निधि, तुम इसकी बातों में आ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कभी किसी और के फायदे की बात नहीं कर सकता। पक्का इसने कोई ऐसी स्कीम सोच रखी है जिससे इसे फायदा होगा। इसके चक्कर में मत पड़ो। ध्रुव ने निधि को समझाने की कोशिश की, लेकिन निधि ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने एकांश से कहा, आओ रूम में चल के बात करते हैं। निधि ने एकांश को उसके पीछे आने का इशारा किया। ध्रुव शॉक्ड था। एकांश उसको देखकर मुस्कुराया और निधि के साथ वहां से चला गया। एकांश और निधि पुलिस स्टेशन के अंदर खाली पड़े हुए एक रूम में पहुंचे। ये ध्रुव गिलना तुमसे बहुत प्यार करता है। कभी ना कभी वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज जरूर करेगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। निधि के चेहरे से साफ था कि वो एकांश के प्रेडिक्शंस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तुम्हें मेरी मैरिज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जरा मुद्दे की बात कर लें। बोलो, क्या ऑफर है तुम्हारा? निधि को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था, और अभी तो वो वैसे भी काफी ज्यादा परेशान थी। देखो, तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता ही होगी कि तुम्हारे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है। 2-3 दिन तक अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो वैल्यू 0 भी हो सकती है। निधि उसकी बात सुन के थोड़ा इम्पेशेंट हो रही थी। यार, मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स की ट्रैजेक्टरी के बारे में सब पता है। तुम प्लीज अपना ऑफर बताओ। एकांश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम अपनी कंपनीज मुझे बेच दो। मैं उन्हें इनिशियल शेयर वैल्यू के 10% पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। 0 से तो अच्छा है कि 10% पर अपने स्टेक सेल कर दो। निधि ने हंसते हुए एकांश से कहा, माना कि मैं एक टफ टाइम से गुजर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बुद्धि चलनी बंद हो गई है। मुझे अपनी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू अच्छे से पता है। जैसे ही ये फेज निकलेगा, मेरी कंपनी फिर से अच्छा करने लगेगी। तुम्हारे पास कोई बेटर ऑफर हो तो बताओ। एक शर्त पर मैं परसेंटेज इंक्रीज कर सकता हूँ। निधि ने कंधे उचका के एकांश की शर्त जाननी चाहिए। फिर एकांश ने जो कहा उसका अंदाजा निधि को बिल्कुल नहीं था। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी कंपनी 40% शेयर वैल्यू पर खरीद लूंगा। एकांश ये कहते हुए निधि के पास आके बैठ गया। वो निधि का हाथ पकड़कर सहलाने लगा। सोचो निधि, गिल फैमिली के वारिस से शादी करते ही तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। मैं तुम्हारा बिजनेस तो बचा ही लूंगा, साथ ही गिल फैमिली से जुड़ते ही वर्मा फैमिली की रेपुटेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनो, क्योंकि तुम सुंदर भी हो और स्मार्ट भी।
हम जब शादी करेंगे तब ध्रुव का चेहरा देखने लायक होगा, है ना? एकांश कहते हुए मुस्कुरा रहा था। निधि ने उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटाया ताकि वो अपने हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ लगा के उसका गाल लाल कर सके। सही बोल रहा था ध्रुव, तू बात करने के लायक ही नहीं है, निकल यहाँ से। निधि ने एकांश को धक्के मारते हुए रूम से निकाल दिया। निधि वर्मा, मैं ये भी याद रखूंगा, ध्रुव का मुक्का और तुम्हारा थप्पड़ मुझ पर उधार रहा। एकांश पैर पटकते हुए पुलिस स्टेशन से निकल गया। क्या उसे भड़काकर निधि ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी? मैडम, वैसे तो अब काफी समय हो गया है, तो लोगों का गुस्सा काफी कम हो गया है, इसलिए ही हम आपको अपने घर वापस जाने दे रहे हैं। वैसे भी ये सोशल मीडिया का युग है, लोग चीजें जल्दी से ही भूल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों के लिए जरूर कुछ करें जिन्होंने उस ड्रग्स की वजह से अपने बच्चे खोए हैं। ऐसा करने से आपके प्रति पब्लिक का परसेप्शन चेंज हो जाएगा, जो कि सबसे जरूरी चीज है। अभिमन्यु ने निधि से कहा। ध्रुव भी उसके पास ही था। पुलिस को लग रहा था कि कठौता में निधि के लिए गुस्सा कम हो चुका है, इसलिए अब ध्रुव और निधि फ्री घूम सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रही थी। निधि और ध्रुव अभिमन्यु से विदा लेकर वहां से चले गए। ध्रुव बहुत ही ज्यादा थक चुका था, तो वो सीधा घर जाने की फिराक में था। लेकिन निधि जैसी वर्कहॉलिक लड़की बिना काम खत्म किए चैन की नींद कैसे ले सकती थी? उसने सीधा गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। ध्रुव ने यह देखकर निधि से कहा, अरे ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस में कुछ सामान रखा है क्या तुम्हारा? निधि का चेहरा बहुत ही सीरियस था। उसने ध्रुव की बात पर रिएक्शन ही नहीं दिया। ओ मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जा कहाँ रहे हैं हम? निधि ने चौंक कर ध्रुव की तरफ देखा। वो डीपली किसी चीज के बारे में सोच रही थी। ऑफिस जा रहे हैं यार, और कहाँ ही जाएंगे अभी। निधि ने ये बात ऐसे कही मानो ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात हो। ध्रुव के लिए इतने घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद ऑफिस जाना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। तुम गाड़ी रोको तुरंत। निधि को समझ नहीं आया कि ध्रुव उस पर क्यों भड़क रहा है। उसने गाड़ी रोक दी। ध्रुव गाड़ी से उतर गया। उसने निधि को अकेले ही ऑफिस जाने के लिए कहा। निधि के लिए लगातार काम करते रहना एक नॉर्मल बात थी। उसे ये समझ नहीं आता था कि दुनिया उसके जैसे वर्कहॉलिक लोगों से भरी हुई नहीं है। निधि कुछ देर में अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। वहां पर लवीना उसका इंतजार कर रही थी। निधि ने पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले ही लवीना को ऑफिस पहुंचने के लिए कहा था। लवीना निधि को देखकर मुस्कुराई और कहा, हेलो निधि। निधि के पास हाय हेलो करने का टाइम नहीं था। यार, वो लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं उनके बारे में कुछ करने की जरूरत है। लवीना ने निधि की बात सुन के सिर तो ऐसे हिलाया मानो उसके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन हो। निधि बहुत देर तक लवीना को घूरती रही। उसे लग रहा था कि लवीना किसी भी पल बोलना स्टार्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रॉब्लम इतनी कठिन थी कि इसे सॉल्व करना लवीना के बस की बात नहीं थी। निधि ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, यार, जिनके बच्चे मारे गए हैं उन्हें कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दे दें क्या? लवीना ने निधि की बात पर कुछ पल के लिए सोचा, फिर वो बोली, अब निधि, फिर क्या हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बच्चों की मौत हमारी ड्रग से ही हुई है, और हम खुद ही अभी तक इस बारे में श्योर नहीं है कि असल में आखिर हुआ क्या था? लवीना की बात में दम तो था। निधि खुद को काफी फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उससे ना उगलते बन रहा था और ना निगलते। अगर वो मरे हुए बच्चों के माँ बाप के लिए कुछ नहीं करती तो पब्लिक उसे विलेन समझती। अगर वो कुछ करती तो ये कन्फेशन सा लगता। यार, कुछ तो करने की जरूरत है ना। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो शेयर्स की वैल्यू नीचे जाते जाते एक दिन जीरो भी हो सकती है। निधि की चिंता पूरी तरह से जेन्युइन थी। हालांकि उसकी कंपनी के शेयर्स उतनी तेजी से नहीं गिर रहे थे, फिर भी एक कांस्टेंट डिप तो चल ही रहा था। लोग लगातार अपने शेयर्स बेच रहे थे। कोई भी उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं था। निधि और लवीना बैठ के सिर खपा ही रही थी कि निधि को किसी का फोन आया। कॉल एक अनोनिमस नंबर से आया था। अनोनिमस नंबर से आए हुए कॉल्स निधि पिक ही नहीं करती थी। फोन कुछ देर तक बजने के बाद अपने आप ही कट गया। फोन 2 बार और बजा, लेकिन निधि ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर तक कैबिन में शांति रही। कुछ मिनट्स बाद फोन फिर बजने लगा। इस बार फोन निधि का नहीं बल्कि लवीना का बज रहा था। लवीना के फोन उठाते ही फोन के दूसरी ओर वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये तुम्हारी बॉस निधि खुद को समझती क्या है? कहीं की महारानी है क्या? फोन क्यों नहीं उठाती है लोगों का? फोन दो उसे। आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लवीना ने हिचकते हुए आदमी से पूछा, अब आप बोल कौन रही हैं? लवीना का क्वेश्चन सुन के आदमी और भी ज्यादा भड़क गया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं एक हायर मैनेजमेंट का आदमी हूँ और निधि के साथ काम करता हूँ। फोन दो उसे चुपचाप। लवीना आदमी की जल्दबाजी देख के घबरा सी गई। अजीब पागल आदमी है। लवीना ने ये बोलते हुए फोन निधि को पकड़ा दिया। निधि ने कंधे उचका के लवीना से आदमी की आइडेंटिटी जाननी चाहिए। लवीना ने नाम में सिर हिला दिया।
निधि को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो वगैरह साइड पर रखो, अपने ऑफिस की विंडो से झांक कर नीचे देखो। आदमी ने जल्दबाजी में कहा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना करो। निधि अनमने ढंग से उठकर अपने कैबिन की विंडो के पास गई। उसने झांक के नीचे देखा तो पाया कि हजारों लोग उसके ऑफिस के नीचे खड़े हुए हैं। ये लोग फिर से प्रोटेस्ट करने आ गए क्या? अब किसने भेजा इन्हें? एकांश ने? ऐसा कहते हुए निधि का गला सूख रहा था। उसके अंदर दोबारा से लोगों का गुस्सा झेलने की हिम्मत नहीं थी। आखिर कौन थे ये लोग जो ऑफिस के नीचे इकट्ठे हुए थे? ये लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्रुव हंसते हुए कैबिन में घुसा। निधि और लवीना वहां पहले से ही मौजूद थे। निधि अभी भी खड़े होकर नीचे इकट्ठा हुई भीड़ को देख रही थी। उसे समझ आया कि ध्रुव ही अनोनिमस कॉलर बन के उससे बात कर रहा था। निधि ने ध्रुव से पूछा, अरे तुम तो घर जाने वाले थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव फोन डिस्कनेक्ट करके कुर्सी पर बैठ गया। यार तुम्हारा डेडिकेशन देख के मैं इंस्पायर हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लूं, इसलिए मैंने ये लोग इकट्ठे कर लिए। ध्रुव की बात सुन के निधि सरप्राइज हो गई। उसने ध्रुव से पूछा, अरे लेकिन ये लोग हैं कौन और ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने आगे की तरफ झुककर कहा, ये सब कठौता के एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सब अपने छोटे छोटे बिजनेसेस रन करते हैं। ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्रुव की बात सुनकर निधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये सब कुछ जानते हुए भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निधि को ध्रुव की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। यार देखो, किसी को भी सच पता नहीं है। तुम्हारे खिलाफ मीडिया में एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया था। धीरे धीरे उस कैंपेन की इंटेंसिटी कम हो गई है, इसलिए ये लोग तुम्हें एक चांस देके देखना चाहते हैं। निधि ने ध्रुव की बात सुन के सिर तो हिला दिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक डाउट था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना डाउट क्लियर कर पाए, कोई कैबिन में घुसा। उस इंसान को देखते ही ध्रुव और निधि दोनों का मूड खराब हो गया। कैबिन के अंदर आया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि एकांश गिल था। यार कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले हम दोनों से पिट के गया था और फिर से वापस आ गया। निधि ने एकांश को इग्नोर करते हुए ध्रुव से कहा, गेट पर सिक्योरिटी नहीं थी क्या? किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ कर देते हैं क्या गार्ड्स? एकांश ध्रुव और निधि की बातें सुन के मुस्कुरा रहा था। यार ध्रुव, इन सिक्योरिटी वालों को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। अब एकांश के पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। वो बोल ही पड़ा, अरे बस भी करो यार, तुम दोनों कितना इग्नोर करोगे मुझे? मैं यहाँ तुम लोगों के काम की बात करने आया हूँ। निधि ने तिरछी नजरों से एकांश को देखा। एकांश ने बोलना जारी रखा, देखो निधि, मैं जानता हूँ जब लास्ट टाइम मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मिला था तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर नहीं थे। अब मैं तुम्हारे पास एक बेटर ऑफर लेके आया हूँ। निधि और ध्रुव अभी भी उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। मैं तुम्हारी कंपनी कंट्रोवर्सी के पहले वाले मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं था कि एकांश का ऑफर बहुत ही अच्छा था। एक बार के लिए तो निधि की नीयत डोल गई। उसे इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला था। एकांश कंपनी के लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार था। निधि को मार्केट में इससे बेहतर टर्म्स नहीं मिलने वाले थे। उसका मन तो किया कि तुरंत ही वो अपना पूरा बिजनेस एकांश को बेच दे, लेकिन उसने फिलहाल के लिए मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर निधि की कंपनीज का टेक ओवर एकांश के लिए ईगो की बैटल बन चुका था। वो ध्रुव से पहले ही राउंड में हारना नहीं चाहता था। अगर वो ध्रुव जितनी उम्र के लड़के से हार जाता तो उसकी फैमिली के मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर उसके लिए गिल फैमिली का मेन वारिस बनना बहुत मुश्किल हो सकता था। फैमिली बैटल के साथ साथ निधि की कंपनीज पर कब्जा करना बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा था। कठौता की कई सारी प्राइम प्रॉपर्टीज निधि की रियल एस्टेट कंपनी वर्मा रियल एस्टेट ओन करती थी। वर्मा रियल एस्टेट को अपने बिजनेस एम्पायर में मर्ज करने से गिल फैमिली कठौता की लगभग सभी प्राइम प्रॉपर्टीज की मालिक बन सकती थी। इसके अलावा निधि ने कई सारे साइंस और टेक फर्म्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था। एकांश के अंदर खुद को एक बहुत ही टेक सावी बिजनेसमैन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की इच्छा रहती थी। निधि के इन्वेस्टमेंट्स को परचेस करते ही एकांश का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने आप ही काफी मॉडर्न हो जाता। इन्हीं सब वजहों से एकांश निधि की कंपनीज को खरीदने के लिए डेस्परेट था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो एक भारी लॉस वाला सौदा करने यहाँ पर आया है, लेकिन ध्रुव ने मुंह खोल के उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एकांश गिल, ऑफर के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें फिलहाल इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है। ध्रुव की बात सुन के एकांश को बहुत जोर से हंसी आ गई। उसने चारों ओर देखा। अरे कहाँ है यार तुम्हारे इन्वेस्टर्स? मुझे तो नहीं दिख रहे। देखो ध्रुव, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। हम दोनों को पता है कि निधि की कंपनीज की हालत इस समय क्या चल रही है। इंसान तो छोड़ो, इस वक्त एक कुत्ता भी उसके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो।
ध्रुव ने एकांश के सनग्लासेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इनके पीछे से सही से दिखता नहीं है क्या? ध्रुव की बात एकांश को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी। उसने कहा, क्या फर्जी बात कर रहे हो? 10 लाख रुपए के हैं सनग्लासेस। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो यार तुम्हारे 10 लाख रुपए बर्बाद ही हो गए, क्योंकि तुम्हें शायद ऑफिस के नीचे खड़े हुए हजारों इन्वेस्टर्स दिखाई नहीं पड़े। ध्रुव की बात सुन के एकांश हैरान रह गया। ध्रुव, पहले तो तुम ये बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो। वो लोग पक्का प्रोटेस्टर्स रहे होंगे जो निधि के खिलाफ धरना देने आए होंगे। खैर चलो, एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है। जब वो खुद ही कंगले हैं तो निधि की कंपनीज में क्या खाक इन्वेस्ट करेंगे? एकांश की ऑब्जर्वेशंस लगभग ठीक ही थी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कई सारे कंगले मिलके बड़ी फैमिलीज को मात दे सकते हैं ना।